ओके गाइस, वेलकम बैक टू एक्यूफिन। और आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570, दैट इज़ गोइंग कंसर्न। हम इसमें ये देखेंगे कि ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू assumption which is being followed by the management while preparing the financial statements। मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को कंसीडर किया है? अगर नहीं किया है तो क्या डिस्क्लोज़र दिया है इन दी नोट्स टू अकाउंट्स? और इसके साथ अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशंस को फॉलो किया है और उनका व्यू ऐसा है कि हाँ भाई गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, तो फिर ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो ये चेक करे कि ऐसा जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑडिटर के सामने वैसा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, वेदर the going concern assumption is appropriate or not। तो इसके लिए गोइंग कंसर्न का सीधा जो मीनिंग है वो तो ये होता है कि एंटिटी जो है ना, गोइंग कंसर्न का मतलब है एंटिटी इज़ व्यूड, मतलब एंटिटी को ऐसा देखा जाता है क्या इट विल कंटिन्यू इन इट्स ऑपरेशंस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, यानी कि ये अपने धंधे में ऐसे ही चलती रहेगी। फोरसीएबल फ्यूचर किसे कहते हैं? फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब है कि कम से कम ये ना तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बताया गया है कि फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब क्या है, यानी कि ये कितना पीरियड है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो 2006 के रूल्स के अकॉर्डिंग बना हुए हैं, सिंपल एएस, उनमें जनरली इसको 12 महीने का पीरियड बताया गया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 के अकॉर्डेंस में जो फ्रेम हुए थे, उसमें ऐसे एक्सप्रेसिवली नहीं बताया गया है कि कितना पीरियड को मानेंगे। इट इज़ मियरली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ इट इज़ मियरली बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट कि भाई, और मैनेजमेंट्स का जजमेंट कि कितना पीरियड जो है ना फोरसीबल फ्यूचर हो। ये जनरली 12 मंथ्स का होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी हमारा रिपोर्टिंग पीरियड जहाँ एंड हो रहा है जिस फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ से 12 महीने आगे तक ये अजम्पशन मानकर चलते हैं कि ये अपना धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। सॉरी, इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। इस अजम्पशन के बेस पर जब हम सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रोविजंस को और एसेट्स, लाइबिलिटीज़ को जब रिकॉग्निशन करते हैं तो इसे कहते हैं हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट का काम ख़त्म हो गया, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बना दिए, लेकिन जब ऑडिटर पहुंचता है, ऑडिटर कहता है कि भैया क्या मैनेजमेंट आपने असेसमेंट किया है गोइंग कंसर्न का? मैनेजमेंट अगर कहता है कि हाँ मैंने तो असेसमेंट कर लिया है और ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है ना वो एप्रोप्रिएट है, मतलब सही है, तो ऑडिटर कहता है अच्छा। अगर मैनेजमेंट कहता है कि मैंने नहीं किया है अभी तक असेसमेंट गोइंग कंसर्न का, तो ऑडिटर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया असेसमेंट एक बार आप कर लीजिए। अब इसके बाद ऑडिटर जो है ना वो ये चेक करता है, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है तो उनके डेटा को कंसीडर करता है कि भाई इन्होंने कितना पीरियड लिया है, इन्होंने कौन कौन से इनपुट्स लिए हैं इसको असेस करने के लिए, और उनको देखता है कि बाकी में ये फिजिबल है या नहीं सारी चीज़ें। अगर मैनेजमेंट कहता है कि भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है ना वो सही है हमारे हिसाब से, तो फिर ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर देखता है कि ऐसे कोई फैक्टर्स तो नहीं है, ऐसे कोई इवेंट्स तो नहीं दिख रहे, ऐसी कोई कंडीशंस तो नहीं, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस तो नहीं आ रही नज़र। जब ऑडिटर वहाँ पर वक्त गुजारता है
और ऑडिटर जब मीटिंग्स करता है, लोगों से मिलता है, सारे एग्जीक्यूटिव्स से, और जो भी उसके हाथ में इंफॉर्मेशन होती है इनसाइड और आउटसाइड, फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, TDS रिटर्न, TCS रिटर्न, और जो उनकी इन हाउस लीगल काउंसिल होती है, मतलब जो उनके कंसल्टेंट्स वगैरह हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग्स होती हैं उनके रिगार्डिंग जो भी नोटिसेस और उनकी जो रिप्लाइज होते हैं उनको कंसिडर करता है, और अगर उनका कोई बाहर का कंसल्टेंट है तो उनसे। इन सब को गैदर करने के बाद ऑडिटर ये देखता है कि कोई रिस्क तो नहीं है एंटिटी की, किस पर, एग्जिस्टेंस पर, कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है गोइंग कंसर्न का, क्या ये वाकई में 12 महीने चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी ये एंटिटी। तो ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट वहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, मैनेजमेंट हैज़ नाइदर द इंटेंशन, ठीक है, नॉर द नेसेसिटी ऑफ क्लोजिंग डाउन इट्स ऑपरेशंस, ठीक है। तो ऑडिटर ये कंसिडर रिस्क को लेकर चलता है कि भाई शायद गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट ना हो, ठीक है, अजम्पशन। तो ऑडिटर के सामने जब वो ये असेसमेंट कर रहा होता है तो ऑडिटर के सामने कुछ कंडीशंस या इवेंट्स आ सकते हैं, जो या तो कोई इवेंट इतना खुद अपने आप में ही इतना सिग्निफिकेंट है, मतलब इतना बड़ा है, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो कुम्युलेटिवली वो क्या करते हैं, एक सवाल खड़ा कर रहे होते हैं, दैट कास्टिंग अ डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, जो इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे होते हैं कि भैया ये गोइंग कंसर्न शायद नहीं है, आगे आने वाले 12 महीने ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर ऐसे इवेंट्स आते हैं तो उन इवेंट्स को देखकर ऑडिटर के कान खड़े होने चाहिए। और ऐसे इवेंट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जो ऐसे साइन होते हैं, इंडिकेटर या कंडीशन, ऐसे इंडिकेटर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स एंड अदर इंडिकेटर्स। देखिए फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की जहाँ तक बात है, ये जो है ना आपके फाइनेंशियल एनालिसिस और जो रेशियो एनालिसिस बहुत काम आता है इसमें। अगर हमें ये देखना है कि वही कोई ऐसा फाइनेंशियल इंडिकेटर है या नहीं, तो हमें फाइनेंशियल इंडिकेटर कहाँ से दिखेंगे, हमें दिखेंगे कहाँ से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोरो स्टडी करने से। वो कैसे, जैसे कि इसके एग्जांपल है, अब इसके लिए एक मूवी आई थी ए दिल है मुश्किल कुछ सालों पहले, उसमें एक जो पोएम थी ए दिल है मुश्किल, उस पोएम के बेस पर जनरली क्वेश्चन भी ड्राफ्ट कर देते हैं एग्जाम्स में कि भैया फाइनेंशियल इंडिकेटर बताइए। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स मैं आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन इसको अगर याद करना है आपको तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जो कि ये जो पोएम है इस मूवी में आई थी उसके ऊपर पूरी की पूरी बेस्ड है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो। ओके, ये हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखिए इस साइड जो है ना वो पोएम है, जो ओरिजिनल पोएम है जो मूवी में ए दिल है मुश्किल में दिखाई है वो, और इसी पोएम के बेसिस पर सारे के सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स इधर हैं, जिसकी वजह से जो ऑडिटर को ऐसा लगेगा तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या है, डाउट खड़ा कर रहे हैं एंटिटी की एबिलिटी पर कि ये आगे चल पाएगी, ठीक है। दीज आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दैट मे कास्ट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ये कैसे, ओरिजिनल पोएम सीधी सीधी है। देखिए ओरिजिनल पोएम में क्या क्या कह रहे हैं, ये ओरिजिनल पोएम में कहते हैं कि भाई जब प्यार में प्यार ना हो, जब दर्द में यार ना हो, जब आंसुओं में मुस्कान ना हो, जब लफ्ज़ों में ज़ुबान ना हो, जब सांसें बस यूं ही चलें, जब हर दिन में रात ढलें, जब इंतज़ार सिर्फ वक्त का हो, जब याद उस कमबख्त की हो, क्यों हूँ मैं राही जब वो है किसी और की मंजिल, धड़कनों ने साथ छोड़ दिया, ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल। ये रणवीर कपूर की जो मूवी आई थी उसकी पोएम है। मतलब इसने सिर्फ इसी के बेसिस पर ये आप पूरी याद कर सकते हो। कैसे, जब रेशियो और कैश फ्लो नेगेटिव हों, जब नेट लायबिलिटी से ना लोन रीपे हों,
जब शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म एसेट्स फाइनेंस हो, क्यों करता हूँ मैं, एसेट्स की वैल्यू डिटोरिएट, जब डिविडेंड है किसी और की मंजिल, ट्रेड पेबल्स और सप्लायर्स ने भी साथ छोड़ दिया, नए प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग है मुश्किल, फाइनेंसिंग है मुश्किल। अब देखो कितनी सिमिलरिटी है ना, ये पूरी की पूरी पोएम इसमें समा गई है। अब इसकी पोएम, अगर जिसने इस पोएम को सुना होगा, ए दिल मुश्किल, ये यहाँ पर सेट कर देगा इसको बिल्कुल ऐसी की ऐसी। यानी कि जब रेशियो और कैश फ्लो नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे है कि भाई जो आपके फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, जो करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, जब ये एडवर्स जा रहे हो ना, तो इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहे हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या भैया खस्ता हालत है कंपनी की। लेकिन इस इंडिकेटर को हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, फाइनेंशियल इंडिकेटर में। जब रेशियो, कैश फ्लो का मतलब है जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें जो 3 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है मान लो, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वो जो उसके कैश फ्लोज हैं वो नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही नेट लाइबिलिटी पोजीशन क्रिएट हो रही है, मतलब जब हम देखते हैं ना करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो उसमें जो है ना करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है हमारी, करंट एसेट्स कम है, क्योंकि हम जो है ना फाइनेंस ज़्यादा कर रहे हैं, लोन ज़्यादा ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और लोन रीपे नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है। अच्छा, जब शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म एसेट्स फाइनेंस हो, इसका मतलब क्या है, देखिए वर्किंग कैपिटल जो होती है ना, वो धंधे को चलाने के लिए होती है। मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 2, 4, 6 महीने की होती है, उसके लिए आप सीसी लिमिट लेते हो। लेकिन अगर आप उस सीसी लिमिट से कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स फाइनेंस कर दो, कोई प्रोजेक्ट लगा दो, उसका पैसा तो आप वापस नहीं कर पाओगे। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये साइन दे रहा है, आपको कह रहा है कि आप ये गलत काम कर रहे हो। फाइनेंशियल इंडिकेटर ये आपको दिक्कत देगा, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग लेकर आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है अब आपको दिक्कत होने जा रही है। और जब दिक्कत होने जा रही है तो सर्वाइवल जो है ना, वो थ्रेट, सर्वाइवल के लिए थ्रेट है ये कंपनी की। तो इसी तरीके से अब बिजनेसमैन कह रहा है क्यों करता हूँ मैं एसेट्स की वैल्यू डिटोरिएट। मान लीजिए कोई एसेट्स पड़ी हुई है और वो उनकी वैल्यू जो है ना वो यूज़ नहीं हो पा रही है और उनकी वैल्यू घटती चली जा रही है। ये एक इंडिकेटर है, फाइनेंशियल इंडिकेटर। जब डिविडेंड है किसी और की मंजिल, इसका मतलब ये है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड मिल ही नहीं पा रहा है। हम उनसे कहते रहते हैं अगले साल देंगे, अगले क्वार्टर में देंगे, एरियर हो रहा है उनके डिविडेंड का, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है। ट्रेड पेबल्स और सप्लायर्स ने भी साथ छोड़ दिया, विच मीन्स हम जिनसे माल ले रहे थे ना, वो कह रहे हैं भैया अब हम आपको 3 महीने की उधारी पे नहीं दे पाएंगे। सप्लायर्स जिनसे माल लेते थे वो कहते हैं नहीं भैया अब हम आपको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, आप इतनी क्वांटिटी में लो, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर जब वो हमें छोड़ रहे हैं ना, तो ये भी एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है। बड़े सप्लायर्स हमारे ऊपर से हाथ हटा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है कि नहीं भाई, सर्वाइवल जो है ना वो थ्रेट है सर्वाइवल। नए प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग है मुश्किल, बताइए, फाइनेंसिंग है मुश्किल। इसका मतलब ये है कि हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, कंपनी आगे बढ़ने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक नया प्रोडक्ट लाना चाह रही है, लेकिन कोई भी उसको फाइनेंस करने के लिए बैंक सामने नहीं आना चाहता। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है कि आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन आप उसको लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब जो बच्चों को असली मज़ा काम का लगना चाहिए वो ये है इसका फाइनेंशियल। देखिए ये है काम की बात, मतलब वो जो थी कविता थी, उसी कविता को अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इसका मतलब है पहला क्या था, पहला था जब रेशियोज और कैश फ्लो नेगेटिव हों। तो पहली बात क्या कह रहे हैं, रेशियो यानी कि एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, हमारे जो फाइनेंशियल रेशियो हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव जा रहे हैं हमारे सारे कैश फ्लो। अब नेट लाइबिलिटी और नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन,
इसका मतलब क्या है भैया, जो पोजीशन है वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है हमारी, इसका मतलब सीधा सीधा है। इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद टर्म लोन्स, इसका मतलब है जो आपने लोन लंबे लोन ले रखे हैं ना, टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, आप यार उनको टाइम पे उनकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये दिक्कत है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट लाइबिलिटी बन जाएगा वो, मंथली इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे हम ज़्यादा वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्या करने के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स फाइनेंस करने के लिए। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन, बहुत ज़्यादा हमारी एसेट्स जो है ना वो बर्बाद हो रही हैं, क्यों, कैश फ्लो बनाने के लिए। और एरियर या डिसकंटिन्यूंस हो रहा है डिविडेंड का, यानी कि हम अपने डिविडेंड को बहुत कट कर रहे हैं, दे नहीं रहे शेयर होल्डर का, बिल्कुल इससे क्या होगा, मोरल डाउन होगा। क्या भाई ये कंपनी थ्रेट में, कंपनी के लिए थ्रेट है या नहीं है, सर्वाइवल के लिए थ्रेट है या नहीं। एंड इंडिकेशन ऑफ विथड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और बाय ट्रेड पेबल्स एंड इनएबिलिटी टू पेबल ऑन ड्यू डेट्स, भैया इन लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। चेंज फ्रॉम COD, कैश ऑन डिलीवरी, ट्रांजैक्शन विद सप्लायर, भैया COD पे आ गया, सप्लायर कह रहा है आप कैश ही दूंगा भाई, आपको उधार नहीं दे सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनएबिलिटी टू फाइनेंस फॉर इसेंशियल, यानी कि बहुत ज़रूरी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अदर इसेंशियल इन्वेस्टमेंट। इनका मतलब है भैया नया प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है मार्केट में लाना, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है, तो ये भी बहुत खतरनाक हो गया आपके लिए। अब ये हो गए फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, अब ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स भी होते हैं। ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो धंधे से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल धंधे से रिलेटेड होते हैं। मतलब जैसे कि आपको जो है ना लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, काम नहीं होगा भाई, फैक्ट्री जो है ना वो रुक जाएगी, पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। मान लीजिए हमारा कोई लाइसेंस था वो कैंसिल हो गया, अरे बाबा। इसी तरीके से अदर इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई सैंक्शन लगा दिया, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई और वो हमारे बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न जो है ना हमारे धंधे का, वो क्या है, थ्रेट, हमारे धंधे के लिए थ्रेट है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है। अब गोइंग कंसर्न ये तो है, अब ऑडिटर क्या करे, ऑडिटर सबसे पहले इन इंडिकेटर्स को देखेगा। अगर ऑडिटर को लगता है क्या भैया ये जो इंडिकेटर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, मतलब ये इंडिकेटर्स जो है ना क्या कर रहे हैं, क्या भैया कोई मटेरियल, यानी कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या, ये जो इंडिकेटर ऐसा है क्या जिससे ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा क्या, क्या वाकई में कंपनी बंद हो जाएगी, तो बड़ा है क्या, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं हम मटेरियल अनसर्टेनिटी। द टर्म यूज्ड इज स्टैंडर्ड मटेरियल सर्टेनिटी। मटेरियल सर्टेनिटी का मतलब है कि भैया के इवेंट्स और कंडीशंस दैट कास्टिंग डाउट अपॉन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न आर मटेरियल, क्या वो वाकई में मटेरियल है, मतलब क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब है क्या भैया आप कुछ सही नहीं होगा, तो भैया देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर एग्जिस्ट कर भी रही है ना तो मैनेजमेंट कहेगा हाँ भैया दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो ऑडिटर उनसे पूछेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए आपके पास क्या कोई प्लान है, मतलब आपको लगता है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये वाकई में बड़े हैं, इससे दिक्कत होगी, तो क्या आपके पास कोई प्लान है, तो मैनेजमेंट कहेगा मेरे पास प्लान तो है। वो कहेंगे आपके पास प्लान क्या है, आप हमें, आपने इस प्लान को किस तरीके से डिज़ाइन किया हमें बताइए, आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाइए, आप हमें ये दिखाइए कि आपके पास कैश फ्लो कैसे कैसे आएंगे और आप उनको कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, जनरेट कैसे होगा कैश, ठीक है, आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, ये सारी चीज़ें आप हमें दीजिए। और ऑडिटर देखेगा कि बाकी में जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं, ऐसी हवा में बना दिया है प्रोजेक्ट इन्होंने सारे प्रोजेक्शंस। तो ऑडिटर इन सारे प्रोजेक्शंस को देखकर
फिर ये डिटरमाइन करेगा कि वाकई में मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो क्या वाकई में कि मटेरियल अनसर्टेनिटी को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर प्लान्स हैं मैनेजमेंट के पास, क्या वाकई में मटेरियल अनसर्टेनिटी को एड्रेस किया जा सकता है। तो अगर किया जा सकता है तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूज करना एप्रोप्रिएट है। स्टिल गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उसको दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास वैलिड प्लान्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, सारी रिलायबल डेटा के साथ हैं, और वो प्रैक्टिकल प्लान है, हवा में नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उन प्लान्स की स्टडी करेगा। उसके बाद ऑडिटर ये देखेगा कि भैया अब आपका प्लान तो मुझे लग रहे हैं सही है, लेकिन अब बात आती है मेरी जिम्मेदारी की, क्योंकि मुझे तो इनके ऊपर रिपोर्ट करना है, फाइनेंशियल्स के ऊपर। जब ऑडिटर को रिपोर्ट के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर रिपोर्ट करना है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से कहेगा कि देखो भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आपके पास प्लान है, इसलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है आपके हिसाब से। तो आप ये सब बातें जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में लिख दो। मैनेजमेंट कहता है क्या ठीक है मैं लिख देता हूँ, मैनेजमेंट ने लिख दिया क्या भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, और हमारे पास ये प्लान है, इसलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज़ करना एप्रोप्रिएट है। ऑडिटर कहता है ओके, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में जाता है। जब वहाँ पर EOM OM पैरा या फिर एक अलग से पैरा होता है, ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा के नीचे वो एक नई हेडिंग देता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है, रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, और वहाँ पर वो उस हेडिंग में पूरा पैरा देता है कि भैया देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उसके रीज़न ये इंडिकेटर हैं जो मटेरियल हैं, बट मैनेजमेंट के पास एक प्लान है और ये वो प्लान ऐसे ऐसे है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स नंबर इसमें, नोट नंबर इतने में उन्होंने बताया है, और हमारे हिसाब से भी हमें लगता है कि भैया गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूज़ करना एप्रोप्रिएट है, ऐसा करके। अब बात आती है दूसरी, जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट के पास प्लान भी है, लेकिन मैनेजमेंट उस पर खरा नहीं उतर रहा, मैनेजमेंट डरता है कि कहीं ये प्लान फेल नहीं हो जाए, इसलिए मैनेजमेंट डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि नहीं भैया मैं डिस्क्लोज़र नहीं दूंगा। तो ऑडिटर कहेगा कि आप डिस्क्लोज़र अगर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम अपनी रिपोर्ट जो है ना वो तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्या करेगा, क्वालिफाई कर देगा या डिस्क्लेमर देगा, ठीक है। वो ये देखेगा कि एक्सटेंट कितना है, एक्सटेंट कितना है कि इसको वाकई में क्वालिफाई रखना है या डिस्क्लेमर देना है। लेकिन अगर ऑडिटर ने पहले ही ये देख लिया या मैनेजमेंट ने ये बता दिया कि भैया गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है ना यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हैं और वो बहुत सीवियर है, तो भैया अब तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूज़ करना अप्रोप्रिएट है ही नहीं। जब अप्रोप्रिएट नहीं है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूज़ करना इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो भैया फिर आप ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो सीधे सीधे एडवर्स ओपिनियन दे फाइनेंशियल पर, और जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर मैनेजमेंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्रूअल के बजाय कैश बेसिस पर बनाना चाहिए। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। ये ऑडिटर की कुछ जिम्मेदारियां हैं ऐसे 570 को लेकर जो हमने बात करी। इसको हम लोग जो है ना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब आप लोगों को ये काम आएगी, ये ऑडियो आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना, और उसके बाद जब आप अपना देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ये बातें ध्यान में आएंगी कि हाँ कि भाई एक फ़्लो क्या है इस ऐसे का। तो थैंक यू। एक्यूफिन आपके लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाता रहेगा, आप बस सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू, बाय बाय।